integrate it, add wings to your career. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका हमारे YouTube चैनल इंटीग्रेटेड पर। आज के इस वीडियो में राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में राजस्थान स्थापत्य कला, राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्ग हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में राजस्थान के दुर्गों का वर्गीकरण याद किया, मेहरानगढ़ दुर्ग का भी सामान्य परिचय याद किया। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान का एक और महत्वपूर्ण दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग आज हम पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ने से पहले चित्तौड़गढ़ से रिलेटेड वहाँ पर किस राजवंश का शासन रहा, चित्तौड़गढ़ पर क्षेत्र विशेष कैसा था और कौन सा दुर्ग चित्तौड़गढ़ में कुछ उनका जो स्थानीय क्षेत्र विशेष है वहाँ पर कुछ फैक्ट आपको याद करने हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दुर्ग की श्रेणी कैसी थी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किसने बनवाया, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र विशेष पर कौन कौन से राजवंश का शासन रहा और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माण के साथ साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में और क्या क्या महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं और महत्वपूर्ण क्या क्या विरासत है, कौन कौन से ऐतिहासिक स्थल हैं, सारी चर्चा विस्तार से करेंगे। सबसे पहले चित्तौड़ का परिचय याद करते हैं। चित्तौड़ वर्तमान में राजस्थान का एक जिला भी है। इसे चित्तौड़ पर पहले के टाइम में मौर्य वंश का शासन रहा और मौर्य वंश के अंदर ही एक शासक है जिसका नाम है चित्रांग मौर्य। चित्रांग मौर्य द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है ऐसा आपसे पूछ ले तो याद करना है आपको चित्रांग मौर्य। इसी चित्रांग मौर्य के जो वंशज है वो बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार करेंगे, शासन व्यवस्था चलाएंगे और इसी वंशावली में एक शासक है जिसका नाम है मान मौर्य, जो कि इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर शासन करने वाला अंतिम मौर्य शासक रहा। शुरुआत की थी, निर्माण करवाया चित्रांग मौर्य ने। निर्माता पूछ ले आपसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता तो याद रखना आपको चित्रांग मौर्य। और इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अंतिम मौर्य शासक कौन सा था जिसने शासन किया, तो अंतिम मौर्य शासक आपको याद करना है मान मौर्य। अंतिम मौर्य शासक मान मौर्य। अंतिम क्यों है, इसके पीछे जो क्या कारण है वो आपको समझना है। इसी चित्तौड़ पर जो ज्योग्राफी के जो प्रश्न बनते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो भौगोलिक स्थिति क्या है इसके जो प्रश्न बनते हैं वो हम याद करते हैं। इसके बाद ये तो प्रश्न बनते हैं निर्माण के संदर्भ में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कब हुआ, निर्माण किसने करवाया और निर्माण के साथ साथ मौर्य वंश से जुड़ी हुई कुछ बातें वो हमने याद की। मौर्य वंश से जुड़ी हुई कुछ बातें उन्होंने याद किया। निर्माता चित्रांग मौर्य था। इसी चित्रांग मौर्य द्वारा चित्रांग मौर्य तालाब का भी निर्माण करवाया गया। इसी चित्रांग मौर्य द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भी निर्माण कराया गया। मान मौर्य अंतिम शासक क्यों है उसका कारण आपको समझना है। लगभग 734 ईस्वी 8वीं शताब्दी के अंदर बप्पा रावल नामक व्यक्ति ने अपने गुरु के कहने पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया। उस समय चित्तौड़ पर शासन मान मौर्य का था और मान मौर्य को पराजित करते हुए बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ विजय किया और चित्तौड़गढ़ पर एक नए राजवंश की शुरुआत की जिसको हम पढ़ते हैं गुहिल वंश, मेवाड़ का गुहिल राजवंश। इसी प्रकार बप्पा रावल को हम गुहिल राजवंश का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। मान मौर्य और बप्पा रावल के बीच ये जो संघर्ष हुआ, ये संघर्ष हुआ 734 ईस्वी में 8वीं शताब्दी में और इस संघर्ष के जो विजेता है वो बप्पा रावल रहे। और यहाँ से इस चित्तौड़ पर शासन करने वाला अगला जो राजवंश होगा वो होगा गुहिल वंश। वो विस्तार से हम पढ़ेंगे। गुहिल वंश के बाद में आगे जाकर गुहिल वंश दो भागों में विभाजित हो जाता है, रावल शाखा, राणा शाखा। रावल शाखा हम पढ़ते हैं रावल रतन सिंह के समय तत्कालीन। मेवाड़ का ऐतिहासिक पहला शाखा हुआ वो भी हम विस्तार से पढ़ते हैं। वो इतिहास से जुड़ी बातें जो आगे हम इतिहास जब पढ़ेंगे आप तो विस्तार से पढ़ोगे गुहिल राजवंश के बारे में। इस दुर्ग पर शासन किस किस का रहा तो हम बात करें चित्तौड़गढ़ पर शासन रहने वाला एक तो मौर्य वंश है। इसी कड़ी में मौर्य वंश के बाद यहाँ पर गुहिल वंश का शासन रहा। सिसोदिया वंश आगे जाकर गुहिल वंश जो है वो सिसोदिया राजवंश में कन्वर्ट हो जाता है, एक नया राजवंश बनता है सिसोदिया वंश, वो भी इस दुर्ग पर शासन करेगा। ये पूरी वंशावली रहती है यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर शासन करने वालों की। इस वंशावली का हमने एक सामान्य परिचय याद किया। अगली कड़ी में हम पढ़ते हैं इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की भौगोलिक स्थिति क्या है वो हम पढ़ते हैं।
हमने याद किया था दुर्गों का वर्गीकरण। दुर्गों का वर्गीकरण में फैक्ट हमने याद किए। ऐसे दुर्ग जो कि किसी पहाड़ पर बने होते हैं उनकी श्रेणी होती है गिरिदुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी एक पहाड़ पर बना हुआ है, एक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस वजह से चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो श्रेणी है वो श्रेणी हो जाएगी गिरिदुर्ग। इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग जिस पहाड़ी पर स्थित है उसका नाम है चित्रकूट पहाड़ी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जिस पहाड़ी पर स्थित है उस पहाड़ी का नाम है चित्रकूट पहाड़ी। ये चित्रकूट पहाड़ी और यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित होने के साथ ही साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग जहाँ बना हुआ है वहाँ पर 2 नदियों का संगम भी होता है, वो भी आप याद रखें। एक नदी है गंभीरी और दूसरी नदी आपको याद करनी है बेड़च। इन 2 नदियों के संगम पर यह दुर्ग बना हुआ है। तो ये जो भौगोलिक स्थिति के जो प्रश्न बनते हैं, श्रेणी हो जाएगी गिरिदुर्ग। नदियाँ कौन कौन सी हमने याद किया अभी, गंभीरी नदी और बेड़च नदी के संगम पर बना हुआ है। पहाड़ी कौन सी, चित्रकूट पहाड़ी है। और श्रेणी कौन सी है, गिरिदुर्ग है। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर शासन व्यवस्था हमने याद किया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की भौगोलिक स्थिति याद की। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माण के साथ साथ हमने इस पर जो शासन करने वाले राजा थे उन्होंने कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए, कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, वो सारी डिटेल से पढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अन्य उपनाम क्या क्या है वो आपको फैक्ट याद करना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के और क्या क्या नाम है और किन किन नामों से चित्तौड़गढ़ दुर्ग जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है खिजराबाद। मेवाड़ के इतिहास में हम पढ़ते हैं मेवाड़ का पहला साका 1303 की घटना। राहुल रतन सिंह तत्कालीन शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा था। तो एक उपनाम खिजराबाद रखा गया लगभग 1303 में, जिसका उल्लेख मिलता है धाईवी पीर की दरगाह। ये धाईवी पीर की दरगाह चित्तौड़गढ़ में है। इस दरगाह के एक अभिलेख पर नाम मिलता है खिजराबाद। ये जानकारी मिलती है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। तो पहला उपनाम आपको याद करना है खिजराबाद। इसी चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है उपनाम में। दूसरा उपनाम याद करना है राजस्थान का गौरव। तीसरा उपनाम आपको याद करना है दुर्गों का सिरमौर। नृत्यों का सिरमौर पूछे घूमर नृत्य होता है, दुर्गों का सिरमौर पूछ ले चित्तौड़गढ़ होता है। इस प्रकार ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम हमने याद किए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माता हमने याद किए, चित्तौड़गढ़ पर शासन करने वाले राजवंश का सामान्य परिचय हमने याद किया और चित्तौड़गढ़ की भौगोलिक स्थिति हमने याद की। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और चित्तौड़गढ़ से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट हम पढ़ते हैं। वीडियोस कैसा लगता है अपने रिव्यूज ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में लिखते रहना। और राजस्थान के स्थापत्य कला में दुर्गों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में जो हमने अब तक अध्ययन किया उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और चित्तौड़गढ़ पर भौगोलिक स्थिति हमने याद की। भौगोलिक स्थिति में हमने श्रेणी याद की, नदियाँ याद की, पहाड़ी का नाम याद किया। और पहाड़ी का जो नाम हमने याद किया था उसी पहाड़ी से रिलेटेड एक उपनाम भी आप याद कर सकते हैं, चित्रकूटगढ़। चित्रकूट पहाड़ी थी, चित्रकूटगढ़ उपनाम भी जो है वो चित्तौड़गढ़ का हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम क्या क्या थे ये हमने पढ़े। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण के संदर्भ में जो प्रश्न बनते हैं वो हमने पढ़े। और चित्तौड़गढ़ पर राजवंश कौन सा शासन हुआ वो भी हमने पढ़ा। अब इस चित्तौड़गढ़ के बारे में अगली कड़ी में आपको याद करना है चित्तौड़गढ़ को राजधानी कब बनाया गया। चित्तौड़गढ़ की राजधानी के संदर्भ में जो प्रश्न बनते हैं हम पढ़ते हैं, गोहिल राजवंश का इतिहास पढ़ते हैं। वहाँ सभी जानते हैं कि गोहिल राजवंश की विभिन्न तरह की राजधानियाँ रही। शुरुआत में हम सभी जानते हैं कि जो राजधानियाँ रही उसमें एक राजधानी थी नागदा। बप्पा रावल जो थे उन्होंने बप्पा रावल द्वारा एक राजधानी बनाई गई, उसका नाम था नागदा। बाद में बप्पा रावल के बाद एक अगले इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण शासक हुए जिनका नाम था अल्लट, जिन्हें मेवाड़ के इतिहास में नौकरशाही प्रारंभ करने वाला शासक भी कहा जाता है। राजस्थान का पहला
विदेशी विवाह जी है, अल्लट ने किया था। हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किया था अल्लट ने। पहला विदेशी विवाह अल्लट द्वारा किया गया था। और इसी अल्लट ने भी राजधानी में परिवर्तन किया और आहड़ को राजधानी बनाया। आहड़ को राजधानी बनाया गया। इस प्रकार ये जो राजधानियों में परिवर्तन हुआ, इसी राजधानी में परिवर्तन के क्रम में चित्तौड़गढ़ जो स्थान है, इस चित्तौड़गढ़ को भी राजधानी बनाया गया। और चित्तौड़गढ़ राजधानी कब बना, ऐसा आपसे पूछ ले तो चित्तौड़गढ़ राजधानी बना जब मेवाड़ के तत्कालीन शासक थे जैत्र सिंह। जैत्र सिंह के शासनकाल में, मेवाड़ महाराणा मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह के समय चित्तौड़ को राजधानी बनाया गया। और चित्तौड़ के बाद बहुत सारी वैसे राजधानियाँ हुई। चावंड भी राजधानी बना, कुंभलगढ़ को भी राजधानी बनाया गया। और इन सारी राजधानियों में से सबसे मजबूत राजधानी जो थी वो थी चित्तौड़। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ की जितनी भी राजधानियाँ हुई उनमें सबसे शक्तिशाली राजधानी चित्तौड़ हुआ। और इसी चित्तौड़ को राजधानी बनाया गया था जैत्र सिंह के शासनकाल में। जैत्र सिंह का इतिहास आप थोड़ा याद करते हैं तो जैत्र सिंह के बारे में इतिहासकार दशरथ शर्मा कहते हैं कि मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल के शासक का रहा, इन्हीं जैत्र सिंह का रहा था। ये तो बात हो गई राजधानी के बारे में कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजधानी कब बना। अब चित्तौड़ में ऐतिहासिक साके कितने हुए, कहाँ कहाँ पर हुए, सर्वाधिक साके कहाँ पर हुए, कब कब हुए, सारी डिटेल से पढ़ते हैं। अगला जो फैक्ट हम पढ़ने वाले हैं ऐतिहासिक साके। चित्तौड़गढ़ दुर्ग से जुड़ी हुई एक इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। घटना का नाम पढ़ते हैं साका। वैसे साका होता क्या है, साका का परिभाषा हम थोड़ा याद करना चाहें तो दो घटनाओं का मिश्रण जो है, एक घटना जिसका नाम है केसरिया और दूसरी घटना आपको याद करना है जौहर। ये दो घटनाएं जो है जब हो जाती है तो उन्हें संयुक्त रूप से साका कहा जाता है। दोनों में से कोई भी एक घटना नहीं होगी, अधूरी रह जाएगी घटना कोई, तो उसे अर्ध साका कहते हैं। चित्तौड़ के साथ साथ राजस्थान के इतिहास में सर्वाधिक साके चित्तौड़ में हुए। साका क्या होता है, परिभाषा हमने याद की। इसी साका में थोड़ा विस्तार से मैं आपको समझाना चाहूँ तो केसरिया ऐसी स्थिति होती है, अगर कोई राजा युद्ध की स्थिति में राजा केसरिया पगड़ी पहनकर लड़ने जाता है और लड़ते लड़ते राजा वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो राजा का युद्ध स्थल में शहीद होना केसरिया कहलाता है। और रानियां भी अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर लेती है, प्राणों को त्याग देती है, या तो पानी में कूदकर या अग्नि में कूदकर। यह घटना जौहर कहलाती है। जब जौहर भी हुआ, केसरिया भी हुआ, दोनों घटनाएं हो जाएगी तो इसे संयुक्त रूप से पूर्ण साका कहा जाता है, कंप्लीट साका कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास में बहुत सारे साके हुए, सर्वाधिक साके चित्तौड़ में हुए। ऐतिहासिक साकों में मैक्सिमम जो है राजस्थान में मैक्सिमम साके चित्तौड़गढ़ में होते हैं और उनकी संख्या है 3। सर्वाधिक साके चित्तौड़ में हुए और वो 3 हुए। वैसे राजस्थान का पहला साका रणथंभौर में हुआ था 1301 में, तत्कालीन शासक हमीरदेव। हम सभी पढ़ते राजस्थान का एकमात्र जल जौहर भी वही हुआ था 1301 वाला, रणथंभौर वाला। वहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। सिमिलरली यहाँ चित्तौड़गढ़ में भी अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा और चित्तौड़ का ऐतिहासिक साके होंगे। पहला साका होगा वो हम पढ़ते हैं कौन कौन से हुए, कब कब हुए। वैसे साका के साथ साथ एक फैक्ट आप याद रखें, एक नाम आता है अर्ध साका। अर्ध साका क्या होता है, दो भी घटनाओं में से जो केसरिया और जौहर दो घटनाएं हैं उनमें से कोई भी एक घटना नहीं होगी तो उसे अर्ध साका कहा जाएगा। राजस्थान के इतिहास में अर्ध साका केवल एक स्थान में हुआ, वह है जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर अर्ध साका हुआ था 1550 ईस्वी में। ये जो जैसलमेर का अर्ध साका हुआ था, लूणकरण तत्कालीन शासक थे। जब हम जैसलमेर का इतिहास पढ़ेंगे, जैसलमेर का दुर्ग पढ़ेंगे, वहाँ कुछ बेसिक सी बातें हम याद करेंगे अर्ध साका के बारे में। फिलहाल यहाँ पढ़ते हैं चित्तौड़ के ऐतिहासिक साके कौन कौन से हैं, कब कब हुए, तत्कालीन शासक कौन था, आक्रमण किस किस ने किया, सारी बातें याद करते हैं। तो ऐतिहासिक साके में सबसे पहला जो साका आपको याद करना है, ये 1303 की घटना है और उस समय तत्कालीन ये है प्रथम साका। आपसे पूछ लिया कि चित्तौड़ का प्रथम साका कब हुआ, तो 1303 में हुआ। प्रथम साका 1303 हुआ चित्तौड़ का। चित्तौड़ का तत्कालीन शासक कौन था, तो याद करना है रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह चित्तौड़ के तत्कालीन शासक थे। आक्रमण किया था उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण करवाया गया। अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां के नाम पर
इस दुर्ग का नाम भी बदला गया, खिजराबाद रखा गया था। इस रावल रतन सिंह की पत्नी है, इनका नाम आपको याद करना है पद्मावती या पद्मनी। इनके नेतृत्व में जौहर किया गया था। गौरा और बादल दो सेनापति हैं जो कि वीर गति को प्राप्त हुए। रावल रतन सिंह के दो सेनापति गौरा बादल जो इस युद्ध स्थल में वीर गति को प्राप्त होते हैं। और रावल रतन सिंह खुद जो है वो केसरिया करते हैं। केसरिया किसके द्वारा किया गया था? रावल रतन सिंह द्वारा। केसरिया के मतलब वीर गति को प्राप्त होना, केसरिया पगड़ी पहनकर लड़ते लड़ते। गौरा बादल 20 सेनापति जो शहीद हुए तो युद्ध स्थल में। पद्मावती के नेतृत्व में रानी द्वारा जौहर किया गया था। और ये सारी की सारी घटना 1303 की है। चित्तौड़गढ़ का नाम बदला गया, नाम रखा गया था खिजराबाद। और ये मेवाड़ का पहला ऐतिहासिक साका है 1303 का। इसके बाद मेवाड़ का दूसरा साका 1534। और दूसरा साका जो हुआ उस समय रानी का नाम आपको याद करना है कर्मावती। कर्मावती के नेतृत्व में जो है जौहर किया गया था। आक्रमण किसने किया था? उस समय आक्रमण किया गुजरात के शासक बहादुर शाह ने। बहादुर शाह गुजरात के शासक, जिन्होंने अटैक किया चित्तौड़ पर। और ये कर्मावती वही जिन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी और वो उनके नेतृत्व में जौहर किया जाता है। सेनापति का नाम है बाघ सिंह रावत। इनके नेतृत्व में केसरिया किया गया और ये घटना हो जाती है 1534 की मेवाड़ का ऐतिहासिक दूसरा साका। मेवाड़ के ऐतिहासिक दूसरे साके के बाद मेवाड़ का तीसरा साका कब हुआ वो पढ़ते हैं। 1567-68 का टाइमिंग। और उस समय मेवाड़ के तत्कालीन शासक थे उदय सिंह। मेवाड़ महाराणा उदय सिंह तत्कालीन शासक है, महाराणा प्रताप के पिता। और आक्रमण किया जाता है अकबर द्वारा। मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के दो सेनापति है जयमल और पत्ता। जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया, ये दोनों इनके सेनापति हैं। अब मेवाड़ महाराणा उदय सिंह क्या करते हैं? इस युद्ध स्थल से भाग जाते हैं। इस युद्ध में भाग नहीं लेते हैं, युद्ध से भाग जाते हैं। और युद्ध का पूरी जिम्मेदारी जयमल और पत्ता के कंधों पर आ जाती है। जयमल युद्ध का नेतृत्व करता है, लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त भी होता है। और इस युद्ध का केसरिया करने का काम जयमल द्वारा किया जाता है। और फूल कंवर द्वारा, फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर का अनुष्ठान भी किया गया था। फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर का अनुष्ठान किया गया था और जयमल के नेतृत्व में केसरिया किया गया था। इस प्रकार ये मेवाड़ का ऐतिहासिक तीसरा साका हुआ 1567-68 का घटनाक्रम। और इस युद्ध में हालांकि अकबर जीत जाता है, पर अकबर जयमल पत्ता की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने आगरा के किले के बाहर हाथी पर सवार दोनों की मूर्तियां लगवाई। राय सिंह ने भी जयमल पत्ता की मूर्तियां बीकानेर दुर्ग के बाहर लगवाई। इस प्रकार ये घटना जो है मेवाड़ की ऐतिहासिक तीसरा साका कहलाती है। तो ये आज के इस क्रम में हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के साथ साथ चित्तौड़ में हुए ऐतिहासिक साके, ये तीनों साके कब कब हुए, कौन कौन सी घटनाएं हैं, हमने सारी डिटेल से याद की। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और अन्य दर्शनीय स्थल कौन कौन से चित्तौड़ में, वो भी हम पढ़ते हैं। आप सारी चीज़ें साथ साथ लिखते रहना ताकि डिटेल से आप सारी चीज़ें याद कर पाए। ये ऐतिहासिक साकों का हमने एक सामान्य परिचय याद किया, इतिहास से जुड़ी हुई घटना थी। अब दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? चित्तौड़ से जुड़ी हुई घटनाओं में कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं उनको हम पढ़ते हैं। एक नाम आपको याद करना है, कुंभ श्याम मंदिर या कुंभ स्वामी मंदिर भी कहते हैं इसको, कुंभ श्याम मंदिर भी कहते हैं इसको, मीरा मंदिर भी कहा जाता है। ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही स्थित है। मीरा मंदिर से साथ साथ आप ये भी याद करें कि मीराबाई के जो गुरु का नाम था वो था रैदास, और मीराबाई के गुरु रैदास है
उन रैदास की छतरी भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। रैदास की छतरी। नवलखा भंडार वो भी इसी चित्तौड़गढ़ में, जिसका निर्माण बनवीर द्वारा करवाया गया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही स्थित विजय स्तंभ, जिसे मूर्तियों का अजैब घर भी कहा जाता है, विक्ट्री टॉवर भी कहा जाता है, जय स्तंभ भी कहा जाता है, विजय स्तंभ भी कहा जाता है, भगवान विष्णु को समर्पित ये इमारत है। और इस इमारत का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। कुंभा का एक अभियान था सारंगपुर विजय। कुंभा द्वारा एक युद्ध लड़ा गया था, सारंगपुर का युद्ध, जिसे कुंभा की मालवा विजय भी कहते हैं। हम थोड़ा विस्तार से हम याद करना चाहें तो कुंभा की मालवा विजय 1437 की घटना है। युद्ध हुआ था सारंगपुर का युद्ध। 1437 में सारंगपुर का जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में मालवा के शासक थे महमूद खिलजी प्रथम। और आप सभी जानते हैं कुंभा का, आप थोड़ा सामान्य इतिहास याद करते हैं तो कुंभा के पिता का नाम था मोकल, और मोकल की हत्या चाचा और मीरा द्वारा कर दी जाती है। और वो चाचा और मीरा मेवाड़ छोड़कर मालवा चले आते हैं, और मालवा में इनको शरण दे देता है महमूद खिलजी प्रथम। तो इनके साथ में एक और दो नाम और आपको याद करना है, चाचा मीरा। चाचा और मीरा जो व्यक्ति है, ये भी महमूद खिलजी के साथ में है। ये इन्होंने विश्वासघात किया था मेवाड़ के साथ, और यहाँ पर महाराणा कुंभा अपने पिता की पराजय का, पिता की मौत का बदला लेना चाहता है इनसे, और इस वजह से कुंभा के अभियान रहता है, कुंभा का मालवा विजय। कुंभा मालवा पर अटैक करता है। 1437 में सारंगपुर का युद्ध होता है, और इस युद्ध में जीत जाने के बाद कुंभा द्वारा इस महमूद खिलजी प्रथम को 6 महीने के लिए बंदी भी बनाया गया। और सारंगपुर का जो युद्ध हुआ, इस युद्ध को जीतने के बाद, इस युद्ध को विजय उपलक्ष्य में मनाते हुए, इस मालवा विजय को यादगार बनाने के लिए विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया। कहा जाता है कि उसके निर्माण के समय भी 90 लाख का खर्चा हुआ। उस समय 90 लाख का खर्चा इस विजय स्तंभ के निर्माण कार्य में हुआ। भगवान विष्णु को समर्पित इमारत है। और इसी विजय स्तंभ को वर्तमान राजस्थान पुलिस का जो लोगो है वो विजय स्तंभ है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक्स आती है उनका लोगो भी जो है वो विजय स्तंभ है। और ये विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। लगभग 1440 में निर्माण कार्य प्रारंभ होता है और 1448 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण होता है। 8 साल का लगभग टाइम लगता है इस इमारत के बनने में, निर्माण कार्य में। और ये इमारत विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही स्थित है। ये सामान्य परिचय आप चित्तौड़गढ़ का याद करते हैं, विजय स्तंभ का याद करते हैं। इसी कड़ी में कुछ अन्य स्थल कौन कौन से वो भी पढ़ते हैं। यहाँ साथ साथ मेवाड़ के विभिन्न इमारतों के निर्माण के संदर्भ में जुड़ी कुछ छोटी छोटी घटनाएं, इतिहास, वो भी मैं इसके साथ साथ बता रहा हूँ वीडियो में, ताकि आप सारी चीज़ें बारीकी से याद कर पाएँ। श्रृंगार चौरी। श्रृंगार चौरी जो है वो भी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई, जिन्हें वागीश्वर भी कहा जाता है, उनके विवाह के समय श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया गया था और वो भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। पद्मिनी महल, गौरा बादल महल, ये भी इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही सतबिसी जैन मंदिर भी स्थित है। ये सारे दर्शनीय स्थल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। रानी कर्मावती महल भी इसी दुर्ग में स्थित है। ये कुछ दर्शनीय स्थल आप याद रखें चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो विजय स्तंभ हमने याद किया था, इस विजय स्तंभ पर राजस्थान का पहला डाक टिकट जारी हुआ। राजस्थान का पहला डाक टिकट किस इमारत पर जारी हुआ, ये आप याद रखना। राजस्थान का पहला डाक टिकट
इसी विजय स्तंभ पर जारी किया गया था पहला डाक टिकट। और विजय स्तंभ के साथ साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हमने याद की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में भौगोलिक स्थिति याद की, उपनाम याद किए, निर्माण याद किए, राजवंश की कुछ प्रक्रिया याद की, राजधानी याद की, ऐतिहासिक शाखे याद किए और अन्य दर्शनीय स्थल याद किए। उम्मीद है चित्तौड़गढ़ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता होंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.